तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज ये BPSC शिक्षक भर्ती का जो 18 नंबर का क्लास है, इससे पहले 17 क्लास बना दिया गया है। अगर आप सभी लोग वो क्लास को नहीं देखें तो वो आपकी गलती है, क्योंकि हमारे द्वारा उस क्लास को पूरा करा दिया गया है। आप उसमें जाइए और उस प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको देख सकते हैं। और आपको अगर आप यहाँ जो भी चलता है होमवर्क चलता है, और होमवर्क जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ जाके होमवर्क पहले डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद जो क्यू सुनिएगा तो आपको ज़्यादा समय तक रहेगा, ज़्यादा समय याद रहेगा। और यहाँ डेली जो ऑफलाइन में टेस्ट चलता है और उसका जो टेस्ट चलता है, टेस्ट चलने का उसका PDF जो है वो आपको ग्रुप में जो दे दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से भी तैयारी अपना बेटर बना सकते हैं। तो कल जो है आज जो है ये भारत का भूगोल का जो है मतलब लास्ट ही टॉपिक समझिए भारतीय भूगोल का, क्योंकि आज जो है भारत की महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में चर्चा किया जाएगा। और इससे पहले कल जो है जनगणना की चर्चा किया गया, तो उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, इसको शेयर नहीं करते, वो गलत बात है दोस्तों। उसको शेयर कर दिया कीजिए ताकि अपने पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाना जो है ना, ये एक धर्म समझिए या किसी औरों की तरह अपना एक कर्तव्य निर्वहन जो है उसको करते रहिएगा। तो आज स्टार्ट करें भारत की महत्वपूर्ण जनजाति, जो कि जनजाति से जो है आपको अगर आपका सिर्फ हिस्ट्री भी है या फिर सिविक्स भी है, स्पेशल 9th 10th या 11th 12th के लिए 40 नंबर में तो पूछता ही है, लेकिन अगर आपको जनजाति से अगर पूरा कमांड हो जाएगा तो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं भारत की जनजाति, इसको ध्यान सुनिएगा, बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनजातियों की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये 8.6%। यानी 2011 के जो जनगणना हम कल बताए थे, इसमें जनजातियों की संख्या कितनी हो जाएगी पूरे भारत की जनगणना में? ये 8.6% जो ये भारत की जनसंख्या हो जाएगी, पूरे जनजाति हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों को माना गया है। 342 के अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों को जो है यह माना गया, अनुच्छेद 342 के तहत जो है इसको माना गया है। और जनजातीय विकास विभाग की जो भारत सरकार के अनुसार जो है भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या जो ये 550 है। यानी आपको पूछ सकता है कि जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार जो है ये भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 550। यानी भारत सरकार के जनजातीय विकास के अनुसार जो है भारत में 550 जो है जनजाति जो है भारत में निवास करती है। उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा जनजातीय वाला राष्ट्र बन गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे अधिक जनजाति किस में है? मध्य प्रदेश में जो हो जाएगा। और वहीं मिजोरम में आप परसेंटेज में जो है सबसे, जो कल भी बताए थे कि सबसे अधिक जनजाति जो है परसेंटेज में किस राज्य में है? मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपको संविधान के 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया था, जिसके लिए संविधान संशोधन किया गया था, 83वां संविधान संशोधन। और वह जो है उसमें ST शब्द जोड़ा गया था। इससे पहले 338 में जो है ये SC था और ST को जो है जनजाति को जोड़ा गया था 338 के 1 में जोड़ा गया था। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि US ढेबर को बनाया गया था, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है कि जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था, सिविक्स वाले तो इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा कि जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था, इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया था। देखिए, जहाँ भी संविधान के अनुच्छेद में अगर अ या क या ए या एक लग जाए तो उसको मतलब समझ लीजिए कि क्या हो गया, संविधान का संशोधन करके लगाया गया। इससे पहले भारत के संविधान में जनजाति शब्द का चर्चा नहीं था, सिर्फ अनुसूचित जाति का चर्चा था। और 89वां संविधान संशोधन जो हुआ 2003 में, उसके लिए जनजाति शब्द को जोड़ा गया था। और उसके लिए जो 338 का 1 जो है वो किया गया था, उसमें अमेंडमेंट में 338 में जनजाति संबंधित है, जो कि 338 जो है SC के लिए हो जाएगा और ST हो जाएगा, तो 338 का 1 हो जाएगा, ठीक ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह US ढेबर को बनाया गया था। ढेबर साहब को प्रथम अध्यक्ष जो है वो जनजातीय समूह का जो वो बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? ये आपको जो है भील हो जाएगी, ठीक ना। 2011 के सबसे अधिक जनगणना के अनुसार जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। और जिसकी जनसंख्या जो है 1,69,00,000, ये 11 का रिपोर्ट है, 1,69,00,000 जो है किसकी संख्या? ये भील की। यानी आपको 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जनजाति जो है कौन सी हो जाएगी? वो भील हो जाएगी। और इसकी आबादी कितनी है?
है 1,69,00,000, 1,69,00,000 हो जाएगा। और जिसमें ये पहले स्थान पे आती है तो दूसरे स्थान पे आती है गोंड। दूसरे स्थान पे कौन आती है? गोंड। पहले स्थान पे भील, दूसरे स्थान पे गोंड और तीसरे स्थान पे आती है संथाल। तीनों को याद रखिएगा, पहले स्थान पे भील, दूसरे स्थान पे गोंड और तीसरे स्थान पे संथाल आती है। उसके बाद देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे कम जनजाति वाला जनसंख्या जो है सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। और सिर्फ अगर जनजाति की बात करेगा सबसे कम हो जाएगा तो ये आपको मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में जो है मात्र 2.5% जनजाति जो है वो निवास करती है। सबसे अधिक किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज की बात करेगा तो मिजोरम। और सबसे कम अगर जनसंख्या जनजाति बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में। कितना परसेंट है? 2.5% हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जारवा जनजाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है जो कि अंडमान और निकोबार में पाई जाती है और ये विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है। मतलब जनजातियों में भी सबसे पुरानी जनजाति कौन सी हो जाएगी? जारवा। और वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में जनजाति पाई जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? जारवा। और सबसे अधिक जनजाति कौन पाई जाती है? भील। दूसरे स्थान पे गोंड और तीसरे स्थान पे संथाल। और इस सभी में सबसे पुराना कौन हो जाएगा? जारवा, जो कि कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। उसके बाद बताइए, उसके बाद सुनिएगा कि आदिवासियों के मसीहा किसे जाना जाता है? ठक्कर बाबा को। ठक्कर बाबा को जो है आदिवासियों का मसीहा। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम था उसमें पूछे हुए हैं कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है? ये कौन हो जाएंगे? ठक्कर बाबा को जो है, ठक्कर बाबा को जो है ये आदिवासियों का मसीहा के रूप में जो है वो जाना जाता है। उसके बाद जो है भारत के देखिए, ये हो गया आपको सिर्फ जनजाति था, सबसे पहले स्थान पे भील था। उसी में अगर आध जनजाति लग जाएगा ना तो उसमें हो जाएगा गोंड पहले स्थान पर जाएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ आधर नहीं, आध आध सिर्फ अगर भारत की जनजाति पूछेगा सबसे अधिक भारत की जनजाति कौन हो जाएगी तो वो हो जाएगी भील। और उसी में लगा देगा सबसे भारत की सर्वाधिक आध जनजाति हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपको गोंड हो जाएगा, ठीक ना। उसमें जनजाति से पहले अगर आध लग जाएगा तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? गोंड हो जाएगी। और सिर्फ जनजाति की चर्चा करेगा तो कौन हो जाएगा? भील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम्पेन जनजाति जो ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। मतलब सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सेम्पेन जनजाति जो कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है ये जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग दिया है, ठीक ना। यानी सबसे पहली बार जनजाति में वोटिंग करने का काम कौन सी जनजाति किया है? सेम्पेन जनजाति। और सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपको निकोबार समूह में, वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह जो है पाई जाती है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये आपको महेश बनवाल में आपसे पूछे थे जब जलवायु पढ़ा रहे थे, उसमें बताइएगा कि टोडा जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास जो है वो करती है। उसके बाद बताइएगा कि एक ऐसी जनजाति का नाम बताइएगा जो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति, जो कि थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में जो वो मनाता है। समझ रहे भुट्टू बाबू ना। थारू जनजाति जो है दीपावली को किस दिवस में मनाता है? शोक दिवस के रूप में मनाता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? थारू। बताइएगा भुट्टू बाबू, आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व की आध जनजाति सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये गोंड हो जाएगी। सिर्फ आध लग जाएगा तो गोंड हो जाएगा। और सिर्फ अगर जनजाति की चर्चा हुई तो कौन हो जाएगा? भील हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन आता है? गोंड। और तीसरे स्थान पे संथाल आ जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा कि आदिवासियों के मसीहा किसे कहा गया है? ठक्कर बापा को जो है वो आदिवासियों का मसीहा कहा गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में जो है वो जारवा जनजाति पाई जाती है। अगला बताइएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हमेशा जो है याद रखा कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको महेश बनवाल का एनसीईआरटी और एससीईआरटी सार संग्रह है उसमें आपको सीधे छपने वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि मिथुन त्यौहार जो है कौन सी जनजाति का है? ये नागा का है। मतलब नागा जनजाति जो है उसका त्यौहार मनाता है, उसका नाम क्या जाएगा? मिथुन। मिथुन नहीं समझिएगा, मिथन है, मिथन हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि कौन सी जनजाति है जो कि भैंस उस पालने पशुपालन का काम करती है? ये टोडा वाडा जनजाति पहली बार सुन रहे हैं। टोडा जनजाति जो है ना वो पशुपालन का भी काम किया करती है। मतलब एक ऐसी जनजाति है जो कि भैंसी उसी पालने का काम जो है वो कौन सी जनजाति करती है? टोडा जनजाति करती है, ठीक है ना। बताइएगा संथाल लोग जो है पुजारी को किस नाम जानते हैं? ये नायक। संथाल लोग जो है वो पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जनजातियों की शैक्षणिक संस्थान जो खुली थी उसको क्या कहा गया था, युवा गृह कहा गया था। मतलब युवाओं के लिए घर जो उसको बोल सकते हैं युवा गृह। और बताइएगा पशुओं के लिए सप्ताह गृह कौन सा सरकार खोला है, ये उत्तर प्रदेश खुला है। देखिए गृह से संबंधित है, पशुओं के लिए सप्ताह गृह खोलने वाला सरकार कौन हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्था जो खोला गया था उसका नाम क्या था, युवा गृह हो जाएगा। मतलब जनजाति भी पढ़े उसके लिए एक संस्था खोला गया था, उसका नाम क्या पड़ा था, युवा गृह दिया गया था। बताइएगा एक ऐसी जनजाति का नाम बताइए जो कि नाच गाकर अपना आजीविका चलाती होगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रासिया, जो कि राजस्थान की जनजाति है जो कि नाच गान करके अपना आजीविका चलाती है। मतलब उसका व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही हो जाएगा नाचना और गाना, नाच गा के जो पैसा कमाता है उसी से अपना आजीविका जो है वो चलाता है। और उसका नाम कौन सी जनजाति हो जाएगी, वो ग्रासिया। और ये कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में ग्रासिया जनजाति जो है ये पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा कि उसमें जो है ना, ये बताइएगा कि जीवन की उत्पत्ति जो है यह किस इरा में हुई है। इरा की बात कीजिएगा तो ये आयकर योजिक इरा में हुई है, ठीक है। इरा मतलब होता है एक अवधि का, अवधि मतलब हो जाएगा, इरा मतलब एक अवधि हो जाएगा, जो कि जीवन की उत्पत्ति जो है आदि सागर में आर्की योजिक इरा में हुई थी, ठीक है। ये इरा है एक। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था, बताइए बाबा, ओ बाबा बताइए क्वेश्चन का जवाब। ये भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति जनजाति कौन जाएगा, ये निग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा जो एक ऐसा जनजाति का नाम बताइएगा जो कि हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में पाए जाते हैं। ये देखिए ये आपको हो जाएंगे मंगोलाइड। मंगोलाइड जो है ये हिमालय क्षेत्र और जो है लेह लद्दाख में ये जो है पाए जाते हैं। आगे बताइए कि आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार जो था, प्रमुख पर्व जो है यह, जिसको कौन सा पर्व था जिसको शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, वो पर्व का नाम बताइएगा, सरहुल हो जाएगा। सरहुल फेस्टिवल अभी मनाया कहाँ जाता है, झारखंड में, क्योंकि वहाँ देखिए जनजाति से ये स्पष्ट है, झारखंड राज्य जो है ना वो जनजातियों का ही राज्य एक तरह से बोल सकते हैं, इसलिए वहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। आगे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में जो है पश्चिम से पूर्व में बसी हुई कुछ जनजाति है, इसका नाम सुन लीजिएगा। पहला जाएगा मोनपा, डम्फला, ओम्बार, मिसमी, निसी और नागा। देखिए नागा जनजाति जो है बहुत जगह पाई जाती है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। नागा जनजाति आपको नागालैंड में भी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद मणिपुर में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। ये नागा जनजाति जो है ये किसी एक विशेष में नहीं है, इसलिए नागा जनजाति जब भी ऑप्शन में आए तो उसके साथ एक से अधिक जाने का प्रयास जो है वो अधिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद नागालैंड में ही जो है एक ऐसी जनजाति है जो कि क्या करती है, उसका जनजाति का नाम सुन लीजिए, वो कोनायक जनजाति है, जो कि इसको आदिवासियों की दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक जनजाति होती है जो कि नागालैंड में पाई जाती है और इसका नाम हो जाएगा कोनायक जनजाति। देव बाबू सो रहे हैं क्या, इस जनजाति का नाम क्या हो जाएगा, कोनायक जनजाति हो जाएगा, जो कि नागालैंड में ही पाई जाती है और इसको जो है हेड हंटर के रूप में जो है वो जाना जाता है। देखिए इसको हेड हंटर के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, वो अपने दुश्मनों को जो है ना सिर से धड़ को अलग कर देता है और उस धड़ को अलग करता है और उसके सर पे टैटू बना के उसको यादगार के रूप में जो रखता है, ठीक है ना। मतलब उसका मुख्य काम यही है कि जैसे आपको देखेगा जिसका वो दुश्मन बन जाइएगा आप उसका, तो वो आपको क्या करता है, आपको सर को धड़ से अलग कर देगा और उसको यादगार के रूप में जो उसको रखता है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद जो है ये कोनायक जनजाति हो जाएगी। और कोनायक देखिए उसके बाद जो है ये देखिए अब जो है ना लमसम खत्म ही हो गया, ये सब प्रथा पहले था ये, अब जो है ना कोनायक जनजाति जो है ये भारत के साथ साथ जो है म्यांमार की भी नागरिकता हो जाएगी। कोनायक जनजाति उससे तो नागालैंड में पाई जाती है और नागालैंड देखिएगा ना आप, तो सबसे आपको म्यांमार में सटले है नागालैंड, तो ये आपको नागालैंड के साथ साथ जो है अगर किसी देश में बात करेगा तो वो म्यांमार में भी जो ये पाई जाती है। और इनका गाँव जो है ना, गाँव ये नागालैंड की मोन, इनका गाँव का नाम हो जाएगा लोंगवा। ये नागालैंड के कोनायक जनजाति कौन से गांव में रहते थे, ये लोंगवा गांव में, जो कि नागालैंड के मोन जिला में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा जो है म्यांमार में ही पड़ता है लोंगवा का, ठीक है। तो ये जनजाति जो है इसके माध्यम से खत्म हो गया। एक बार फिर से जनजाति का डिवीजन करा देते हैं और उसके बाद जो आगे का होमवर्क दिया गया था उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बताइएगा विपिन बाबू, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों को माना गया है। ये 342 के तहत जो इसको माना गया है। उसके बाद बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो है जनजातीय विकासों में जनजातियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 550। देखिए अगर ऐसे याद नहीं होता है तो हमारी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं अगर हमारी बातों को 100% अगर आप अमल में लाइएगा उसको, तो 100% में 110% जो है आपको वो समझने और सुनने का प्रयास से उससे याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा
कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनगणना जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जनजाति कितना परसेंट हो गया था? 2.65 सॉरी 8.6%, 8.6% हो जाएगा, ठीक है ना। देखा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जो किस राज्य में हो जाएगा, तो ये MP में हो जाएगा, और परसेंटेज की बात करेगा तो ये मिजोरम में हो जाएगा, और सबसे कम किस में हो जाएगा, ये मेघालय में। कितना परसेंट है मेघालय में? 2.2%, 2.5% हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वन पर भी लागू होता है, वन भी MP में पाया जाता है प्रतिशत में। जी देखिए, आप बातों को यूं ही लपेटा कीजिएगा, उससे अधिक कंफर्म हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सबसे अधिक जो है जनजाति वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बताइएगा कि अंडमान निकोबार में सबसे पुरानी जनजाति पाई जाती है, उसका नाम बताइएगा जारवा। नहीं, जारवा देगा, जराब नहीं होगा, वो जारवा जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बताइएगा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है? ये ठक्कर बापा को जो आदिवासियों का मसीहा कहा गया है। आगे बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। दूसरे स्थान पे गोंड, और तीसरे स्थान पे संथाल। देव बाबू सीधा हो जाइए, आप रेंज में आ जाइए। वो कौन हो जाएगा? संथाल हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति भी संथाले से है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2011 के अनुसार जो है, ये तो पूछ लिए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति वो कौन सी हो जाएगी? ये गोंड हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए सोमपेन जनजाति, इसका निवास स्थान क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। और सोमपेन जनजाति ही जो है यह जो है पहली बार वोट दिया है जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको विधान लोकसभा कैमा हो जाएगा 18वें क्रम का जो इसमें वोट दिया। इसको याद जरूर रखिएगा, ये आपको हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सोमपेन जनजाति उसे मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। देखिए अंडमान को निकोबार से क्या डिग्री चयन अलग करता है? 10 डिग्री। बताए थे ना, जिस समय आपको ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे उसमें डिग्री की भी चर्चा किए थे, 8, 9 और 10। 10 में कौन था? अंडमान और निकोबार। और 9 डिग्री में कौन था? मालदीव को मिनिकॉय से, और 8 डिग्री में लक्षद्वीप को कवारती से। लक्षद्वीप को कवारती, ये डिग्री की भी चर्चा हम किस समय ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे आपको। 9 डिग्री, 8 डिग्री है ना, 9 में ममानी है, 9 डिग्री में ना मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री है। 9 डिग्री में आपको लक्षद्वीप को कवारती से है, और 10 डिग्री में जो ना अंडमान को ग्रेट निकोबार से है। उल्टा नहीं, उसमें वो आगे बोले थे, उसको लेकर हम चल दिए थे। देखिए ऐसा होता क्या है कि जो आप बोलिएगा ना वो आप हमको सही मानना पड़ता है, समझे ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाकी तो आप खुद सीनियर बैच के हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि थारू जनजाति जो है किसको शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दीपावली त्यौहार को कौन सी जनजाति जो है शोक के रूप में मनाती है? वो थारू हो जाएगा, ठीक है ना। और थार रेगिस्तान ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में ही पाया जाता है। और उसे थार गाड़ी भी है जो कि महिंद्रा 4x4 सीटर का निकला हुआ है। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति जो कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो टोडा जनजाति जो है वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिथन त्यौहार जो है कौन सी जनजाति का है? नागा। नागा का कौन सी जनजाति त्यौहार हो जाएगा? ये मिथन हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी जनजाति जो है वो भैंसी उसी पालने का काम करती है? टोडा। ये जनजाति जो है टोडा, वो भैंस पालन का काम जो है वो नहीं, भैंस पालन या पशु पालन जो है इसके काम जो है टोडा जनजाति करती है। आगे बताइए कि संथाल के लोग जो पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, इससे ना संथाल के लोग पुजारी को नायक कहते हैं। आगे बताइए कि जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थान जो खुला था उसका नाम क्या दिया गया था? युवा गृह जो ये दिया गया था। बताइए कौन सी जनजाति जो है राजस्थान की जो कि नाच गाकर जो स्टार्ट करती है? ये आपको गरसिया। और उसी में देखिएगा जो गरसिकिया देखिए ना गाँव घर में, हाँ वो भी नाच के जो ना आपको नचा देंगे। इससे याद रख सकते हैं कि जो कि गरसिकिया जिसको कह सकते हैं वो गारसिया जनजाति है। और ये हाँ वो पकड़ने नहीं देती है आपको, ठीक है ना। उसको बच्चे पकड़िएगा वो भागते रहता है, ठीक है ना। इससे याद रखिएगा कि अच्छा संसाधन हो जाएगा ये। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार कौन हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा, जो कि शुक्ल तृतीया को जो है मनाया जाता है, ठीक ना। जो कि शुक्ल तृतीया को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो बताइएगा नागालैंड की कौन सी जनजाति है इसको हेड हंटर के रूप में जानते हैं? कोनायक जनजाति हो जाएगी। और इसका निवास स्थान गांव का नाम क्या हो जाएगा? ये
लोगवा गांव हो जाएगा, जो कि म्यांमार, जो कि नागालैंड के मोन जिला में पड़ता है, और इसका कुछ अंश जो है ना आपको म्यांमार में भी पड़ता है। तो ये था जनजाति आपको, जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनजाति है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, जो कि किस राज्य में पाया जाता है। इसमें वैसे तो याद रखना उसको संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हिट लिस्टेड है, उसको याद रखिएगा। देखिए नागा तो हम पहले बोल दिए, नागा हर जगह पाया जाता है। आपको नागालैंड, मणिपुर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, तमिलनाडु, ये नागा जो है ना आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें एक याद रखिए, गारो, खासी, जयंती सब जो है कहाँ पाई जाती है, वहाँ पहाड़ी भी है, और वहाँ की जनजाति को उसी नाम से जो है वो जाना जाता है। उसके बाद याद रखिएगा एगो सिक्किम में 2 जनजाति है, लेप्चा और लिम्बू। लेप्चा और लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। और त्रिपुरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में ही पाई जाती है। त्रिपुरी जनजाति, रियांग और त्रिपुरी है जो है आपको कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में ही पाई जाती है। उसके बाद ये आपको कमार और कोरवा, ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, कमार और कोरवा हो जाएगा। और भील और बंजारा ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। भील और बंजारा ये जो है आपको गुजरात में पाया जाता है। और एक और याद रखिएगा, भी देखिए भील एमपी में पाया जाता है। ऐसा बात नहीं, देखिए जनजाति आपको हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसलिए ना बोले जनजाति मुख्य रूप से जो जहाँ ज़्यादा पाया जाता है उस पर चर्चा करना है अभी। देखिए इसमें एक और याद रखिएगा, जो जारवा से बोली दी थे कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। और जारवा के साथ झरना भी याद रखिएगा, झरना ये भी आपको अंडमान निकोबार में भी जो ये पाया जाता है। और अंडमानी, निकोबारी, ये सभी जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार। देखिए कुछ ऐसा, हाँ सेंटलीज भी, कुछ ऐसा नाम जो है ना आपको, ये आपको वहाँ के क्षेत्र से ही पता चल जाएगा। जैसे जारवा हुआ, झरना हुआ, अंडमानी हुआ, निकोबारी हुआ, ये सभी जनजाति जो है आपको वहीं पाई जाती है जहाँ से वो अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। नहीं सर, वो सैम्पेन जनजाति दिया है, सोमपेन दिया है वो। आप थोड़ा लेट से आए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको बरकरार दिया जाएगा, आपकी हर बातों को मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जो देखिए इसमें जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति भील दिए हुए हैं। दिवस 15 नवंबर, हाँ, क्योंकि उसी दिन स्थापना हुआ था ना झारखंड का। हाँ, उसका बर्थडे भी है बिरसा मुंडा साहब का। बताइएगा भील जनजाति जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ये गुजरात में, वो वहाँ भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो है ना ये आपको गुजरात में पाई जाती है। बताइएगा धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति कौन जाएगी, गद्दा। ये गद्दा जनजाति जो ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। बताइएगा थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। और थारू जनजाति ही जो है वो शोक दिवस मनाती है, किसको, दीपावली को जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाती है। देखिए चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है, चेंचू, ये आपको चेंचू आंध्र प्रदेश में जो है, कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा कि संथाल जो है कहाँ के मुख्य निवासी हैं, ये पूर्वी भारत के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के सबसे प्राचीन जनजाति कौन हो जाएगी, तो ये आपको जारवा हो जाएगी, जो ये कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में वो जारवा पाया जाता है। बताइएगा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी हो जाएगी, ये जौनसारी हो जाएगी। सबसे बड़ी जनजाति की बात कर रहा था, ये जौनसारी हो जाएगी। बताइएगा बोडो कहाँ की जनजाति है, वो आपको गारो की पहाड़ी है, तमिलनाडु ही हो जाएगा। और ये आपको बोडो डोंगरी हो जाए ना, उससे भाषा भी एक प्रकार का, जो कि असम का हो जाएगा, ठीक है ना, बोडो। गारो जनजाति कहाँ की हो जाएगी, गारो ये मेघालय की हो जाएगी। और गारो खासी जो भाषा बोली थी वो कहाँ की हो जाएगी, ये भी मेघालय हो जाएगा। बताइएगा झूमिंग कृषि करने वाला एकमात्र जनजाति का नाम बताइएगा, खासी जनजाति जो है ना वो झूमिंग खेती करता है। आगे बताइएगा, खासी मेघालय में सर, असम में नहीं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कुरुम्बा। केरल में जो है कुरुम्बा जनजाति है जो है केरल में पाई जाती है। बताइएगा कि कौन सी जो है जनजाति जो है, जो कि सुनिएगा, जो हरण विवाह करता है, हर के विवाह करता है, ये गोंड विवाह जो है, गोंड जनजाति जो है ये हरण विवाह करता है। मतलब जो है ना स्वयंवर नहीं देखे हैं पहले, उसी तरह विवाह करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेप्चा ये सिक्किम में पाई जाती है। और उसका भूत प्रेत से विवाह कौन सा जनजाति करता है, न्यूर जनजाति जो है, न्यूर जनजाति ये भूत प्रेत से जो है विवाह करने का उसका रिवाज है, भूत प्रेत वाला जो है ये विवाह करता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गिरिजन शब्द का प्रयोग जो है यह किसके लिए पहले होता था, गिरिजन शब्द का प्रयोग ये अनुसूचित जाति के लिए होता था, ठीक ना। और उसको जो हरिजन कौन कर दिए थे, महात्मा गांधी। गिरिजन को जो है वो हरिजन जो है वो महात्मा गांधी जो है उसको कर दिए थे।
तो बताइएगा, थोड़ा लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसी वो संगीत समारोह की छतें जो है साधारणतः वक्राकार ही क्यों होती है? संगीत समारोह की छत जो होती है, छत ये वक्राकार ही क्यों होती है? क्योंकि वह शोर को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, ठीक है ना। अगर वो समतल रहेगा तो टकरा क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो इसलिए ज़्यादा होगा, इसलिए साउंड जो है वो अच्छा जो है वो सुनने में प्रतीत नहीं लगेगा, इसलिए उसको वक्राकार बनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो सोनार जो है, सोनार यह किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन तरंग के सिद्धांत पर जो है वो सोनार काम करता है। आगे बताइएगा कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। आगे बताइएगा, रॉकेट का प्रक्षेपण जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। और जब न्यूटन ने गति की बात करेगा तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा। आगे बताइएगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर बदलता है। बताइएगा, लाउड स्पीकर जो किसमें किसको बदलता है? विद्युत को ध्वनि में बदलता है। और डायनेमो किसमें किसको बदलता है? डायनेमो, ये आपको डायनेमो जो है, डायनेमो किसमें किसको बदलता है? ये आपको यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। आगे बताइएगा, विद्युत अपघटन जो है यह किसमें किसको बदलता है? विद्युत अपघटन ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नमक वाला ये भावनगर, जामनगर नहीं, भावनगर गुजरात हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्रीय मौसम और विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मौसम वाला ये नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो जाएगा, ठीक है ना। ये देहरादून में हो जाएगा सर्वेक्षण विभाग वाला, ये देहरादून हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मौसम वाला पूछ लिए कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नमक वाला कहाँ पड़ेगा? भावनगर गुजरात में पड़ जाएगा। और समुद्र वाला कहाँ पड़ेगा? ये पणजी गोवा की राजधानी पणजी में, क्योंकि सटा हुआ देखते हैं ना, समुद्र में लगता है डुमले, आधा डुमले लगता है, इसलिए वो हो जाएगा पणजी हो जाएगा। बताएगा, विद्युत बल्ब जो है किसमें किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। और उसी में बताइएगा, प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ जो है थोड़ा सा उष्मा ऊर्जा भी देता है। और अगर पूछ देगा वो क्या कहते हैं, ट्यूब हो जाएगा, ट्यूब लाइट, तो ये सिर्फ विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में ही बदलता है। आगे बताइएगा, टरबाइन जो है, टरबाइन ये किस ऊर्जा को बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आगे बताइए, सितार जो होता है जो बजाते हैं लोग, यह किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है। और विद्युत मोमबत्ती किसमें किसको बदलता है? रासायनिक को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में यह जो है बदलता है। अब जो है बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मानव शरीर की प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? वो आपको मेडुला ऑफ लंगाटा में होता है, ठीक ना। मेडुला ऑफ लंगाटा, जितना ये प्रत्यावर्ती अनैच्छिक क्रिया आप करते हैं वो सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑफ लंगाटा। ऐसे पलक मारते हैं ना, जैसे कोई भी कीड़ा आता है आँख के सामने, ऑटोमेटिक आँख मारा जाता है, वो आँख किसी और को देख के नहीं, कीड़ा को देख बिना देखे हुए, जैसे कोई आपको मार रहा है, कुछ पक गया, अब चट से हाथ छीन लेते, खींच लेते हैं, तो ये आपको जो है छींक आने वक्त आँख का बंद हो जाना, ये सारा जितना भी अनैच्छिक क्रिया है वो सभी मेडुला ऑफ लंगाटा के सर्वर के अंदर जो है वो काम करता है, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय की धड़कन जो है इसका गति किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं? ये अनुकंपी तंत्रों के द्वारा जो हृदय की धड़कन गति जो है वो बढ़ा सकते हैं। आगे बताइएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा? ये आपको वो उसका भाग हो जाएगा, लेकिन इसमें दिए हुए हैं रोम्बेनसिफेलॉन दिए हुए हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, कम नींद आने के लिए जो है किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया गया है? अनिद्रा किया गया, अनिद्रा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, और अनिद्रा जो होता है, निंद्रा जो होता है, निंद्रा सोने की बीमारी जो हो जाता है, ये किससे होता है? ये आपको जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ में बताना है। ये प्रोटोजोआ से होता है, क्योंकि हम बताए थे आपको ट्रिक, पापा काम पे सो गया। ये सोने की बीमारी जो है प्रोटोजोआ से ही होता है। आगे हाँ, ये आपको अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो शरीर में प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय जो ये कौन करता है? ये मेरुरज्जु करता है। ये उसका समन्वय जो है ना, ये आपको मेरुरज्जु करता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड कहते हैं, ठीक है ना। देखते होइएगा, पीछू से लेकर लंबा जो रहता है ढांचा, उसी का स्पाइनल कोड जो कहा जाता है। और इसकी हड्डी अगर एक बार टूट जाती है तो फिर सर जी आप उठ नहीं पाएगा जिंदगी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र का विकास जो है सबसे प्रथम किस जीव में माना गया था? ये हाइड्रा में माना गया था, ठीक है ना। सबसे पहले हाइड्रा में जो तंत्रिका तंत्र का विकास माना गया था। आगे बताएगा, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कौन कौन? अग्र, पश्च और मध्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। इसको इंग्लिश में एक्सन भी कहते हैं, एक्सन, AXON।
आगे बताइएगा कि सुई चुभाने पर जो किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये मस्तिष्क में अगर सुई चुभाइएगा उसमें दर्द का अनुभव जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा कि मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ का आवश्यकता किया जाता है? ये सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि जैविक घड़ी जो है मानव शरीर किस अंग को कहा गया है? ये हाइपोथैलेमस को कहा गया है, ठीक ना। यानी कब आपको जगना है, कब सोना है, कब भूख लगा है, कब प्यास, कब पानी लेना, घड़ी के जो काम करता है ना जैविक घड़ी, शरीर के हाइपोथैलेमस को कहा गया है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना चाहिए, कब भोजन करना छोड़ देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? वो बुल्विया रोग से पीड़ित है, ठीक है ना। इसको नहीं पता है कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, वह किस रोग से पीड़ित रहता है? वो बुल्विया रोग से वो इफेक्टेड रहता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो सीटी स्कैन जो होता है इसमें कौन सा रे का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, हृदय की गति का नियंत्रण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पेसमेकर का। पेसमेकर का उपयोग जो यह किया जाता है। मोबाइल का करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो शरीर में संपूर्ण रक्त जो है किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ये किडनी के माध्यम से जो है संपूर्ण रक्त जो है वो शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि औसतन जो है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना किलो होता है? 1.36 कितना? 1.36 देखिए 1350 से लेकर 1400 ग्राम देता है, किलो दीजिएगा उसी में 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 1.36 किलो देखिए एवरेज रखा है, 1300 ग्राम से लेके आपको जो है 1400 ग्राम तक जो ये देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन भाग के साथ संबंधित हो जाएगा? ये आपको ललाट, ये ललाट जो है तो ललाट से जो है वो संबंधित हो जाएगा, उसी को ललाट कहते हैं। बताएगा मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की जोड़ी जो है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी हो जाएगी? यानी ये 31 जोड़ी हो जाएगा। ये शुरू में 33 जोड़ी रहता है और बाद में 2 जोड़ी गल जाता है, उसी में मिल जाता है, अब उसके बाद जो है वो 31 जोड़ी जो है वो बच जाता है। आगे बताएगा मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। बताएगा तंत्रिका उत्तक का मुख्य काम क्या होता है? तंत्रिका उत्तक जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका मुख्य सूचना को प्राप्त करना, उत्तेजनाओं को प्राप्त करना। तंत्रिका उत्तक का वही काम होता है कि जैसे ही अगर आपके हाथ में चींटी काट लिया तो सबसे पहले तंत्रिका उत्तक क्या करेगा? वो सबसे पहले उसको उठाएगा, जैसे जो क्या कहते हैं उसको, न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन को पता चलेगा, वो आपको उसको उठा के बताएगा, वही तंत्रिका उत्तक पता चलेगा और वो माथा को बताएगा और माथा तुरंत हाथ को एक्शन देगा कि वहाँ से हाथ हटा लो। इतना फास्ट में सारा काम हो जाता है। अब बताइएगा, जो कि होमवर्क दिया गया था, अब करंट स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा बनाई है? ये 50 को किया है, ठीक है ना। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? ये अर्जेंटीना कर दिया। देखिए ब्रिक्स में, याद रखिए ब्रिक्स में जो है ये पहले 5 गो देश था और 5 गो देश और ऐड हो गया है और उसमें एगो देश ऐड नहीं हुआ, जो कि ऐड होने के लिए नॉमिनेटेड करा चुका था। जब ऐड करने की बारी आई तो बोला हम इसमें ऐड जो है अब नहीं होंगे, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। पहले 5 गो देश था ब्रिक्स में, अब कितना हो गया है? 10 गो हो गया। और बाहर कौन मना कर दिया? अर्जेंटीना जो मना कर दिया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये तेलंगाना जो है अभय हस्तम कार्यक्रम जो ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मिर्जापुर से किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया है। यानी मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया है, पिंकी को। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये UAE में किया गया है। देखिए अभी प्रधानमंत्री सबसे अधिक दौरा करने गए हैं तो कहाँ गए हैं? UAE गए हैं, ठीक है ना। UAE घूमने गए हैं और वहाँ जाके बहुत सारा मंदिर भी वहाँ उद्घाटन किए हैं। आपको वहाँ जाके वीज़ा भी लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाँ वहाँ वीज़ा भी लॉन्च किए हैं। उसके बाद वहाँ कृत्रिम वर्षा जो हुआ है, UAE में ही जो है एक देश है, UAE देश है, वहाँ कृत्रिम वर्षा के कारण जो है बाढ़ आ गया था, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा,
हाँ बताइएगा, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक जो है देश के रूप में कौन घोषित किया है इसको? किर्गिस्तान किया है। और राज्य के रूप में जो है लद्दाख जो है इसको जो है घोषणा किए हुए है। और देश की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? किर्गिस्तान हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आपदा से आने से पहले राहत वाहिनी केंद्र स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में आपदा आने से पहले राहत वाहिनी केंद्र का स्थापना जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो 2024 में जो कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किए हैं? ये केरल का। और केरल के राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा? ये आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और जो कि राम मंदिर पे पुस्तक का विमोचन किया उसका नाम क्या हो जाएगा? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार कल हमने आपको बताया था कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है उसको कौन लॉन्च किए थे? जगदीप धनखड़ किए थे। उसी तरह उसको याद रखिएगा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर जो है एक साझी विरासत, इस पुस्तक का विमोचन कौन किए हैं? ये आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि PM विश्वकर्मा योजना, इसको तो बहुत चर्चित है ये, जो कि 17 सितंबर 2023 को ये स्टार्ट किया गया था। और यह जो है सबसे पहले लागू करने वाला यूटी कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए PM विश्वकर्मा योजना जो है जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन भी था और उसी दिन जो विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है, इसलिए जो है अपने नाम और अपने विश्वकर्मा जी के नाम पर जो है ये विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए थे। जो जितने भी शिल्पकार लोग होते हैं ना, जो कि बढ़ई हो गए, दर्जी हो गए, टेलर हो गए, कुम्हार हो गए, जितने भी लोग शिल्प करने के जो आते हैं, लोहार हो गया, ये सब जो कि काम को बनाने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने का काम करते हैं, उन सभी को जो इसमें अनुदान देने की बात किया गया है। और इसको लागू करने वाला पहला यूटी कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? ये मथुरा में किया गया है। और मथुरा के किस चीज़ को GI टैग दिया गया है? ये आपको सांझी क्राफ्ट का GI टैग जो ये मथुरा को दिया गया है। ठीक है ना। क्राफ्ट सांझी वहाँ क्राफ्ट है, वहाँ कला है, क्राफ्ट में तो कला होता है। जैसे आप यहाँ कुछ जैसे मधुबनी में मिथिला पेंटिंग का GI टैग दिया गया था ना, मिथिला मखाना का दिया गया है। जो चीज़ वहाँ जो है 10 सालों में तक रहने वाली है, जो चर्चित होती है, जो अजूबा लगता है, उसको GI टैग दिया जाता है। और GI टैग मतलब होता है जोग्राफिकल इंडेक्शन। ठीक ना, मतलब उसको आपको हाँ उसके हिसाब से दे दिया जाता है। और ये 10 सालों तक जो है वो वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये भारत रत्न जो है वो दिया गया था। तो एक और क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि कल हमने आपसे पूछा था कि खंजर अभ्यास जो है किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। और एक और याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये आपको भारत और UAE के बीच हुआ है। भारत और बताए थे ना, प्रधानमंत्री मोदी जी UAE घूमने गए हैं। अधिकांश जो देश विदेश का दौरा होगा अभी तो UAE के साथ ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कराने की और रुख की ओर अग्रसर करते हैं। तो बताइएगा कि सबसे पहले हम पूछे थे आपको करंट में, सबसे पहला दिन जब से करंट पूछे थे भुट्टो बाबू, जो बताया कि रेड आंट की चटनी का GI टैग किसे दिया गया है? ये उड़ीसा को दिया गया है। और उड़ीसा के राज्यपाल जो है वो बदल गए हैं और नए राज्यपाल बने, उसको याद रखिएगा। ये बने रघुवर दास बने। ठीक ना। उड़ीसा से संबंधित इसलिए बोल दिए। देखा साल का GI टैग कहाँ किसको दिया गया है? ये भी आपको उड़ीसा को ही दिया गया है। और कदियाल साड़ी का GI टैग जो है ना ये आपको पश्चिम बंगाल को दिया गया है। उसके बाद बताएगा रेड आंट की चटनी का GI टैग, बताएगा काजी नींबू का GI टैग ये असम को दिया गया है। और उसके बाद वांचो लकड़ी का GI टैग ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। और कच्ची खड़क का GI टैग ये गुजरात को दिया गया है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि हैंडमेड कागज अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिया गया, हैंडमेड कागज को भी दिया गया है। उसके बाद हम आपसे कल ये भी पूछे थे कि खंजर अभ्यास किसी चला था? भारत और पाकिस्तान नहीं, कब्रिस्तान नहीं सर जी, किर्गिस्तान। एक बार और बोलिए तो। ये किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक, उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिक्स में अभी कितना देश शामिल हो चुका है? 10। और इससे एग्जिस्ट कौन, इसे मना कौन कर दिया है? अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना। एक बार और बोलिएगा तो। अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल जो हैं वो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत स्टार्ट किए हैं? केरल के। और राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान। बताइएगा कि आपसे हम यही बताए थे कि राम मंदिर का उद्घाटन जो ये कब हुआ था?
22 जनवरी 2024 को। देखिए इससे 2 क्वेश्चन याद करा देते हैं अभी आपको। 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था और उसी दिन मोदी जी गए थे दिल्ली और वहाँ जाके जो है प्रधानमंत्री सौर मिशन योजना है ना, हर घर जो छत पर जो है ना सोलर रूफ लगा के, और उसके आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि उसके तहत जो है कितने यूनिट बिजली जो है लोगों को दिया जाएगा। 300 यूनिट जो है बिजली दिया जाएगा हर व्यक्ति को मुफ्त में, ठीक ना। हाँ, 1 करोड़ व्यक्ति, 1 करोड़ परिवार को मुफ्त रूप में 300 करोड़ बिजली दिया जाएगा। और उसका भी उद्घाटन इसलिए किए थे क्योंकि वो उनका मानना था कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंश से संबंधित है, इसलिए उसी दिन जो है वो सौर मिशन का जो वो स्टार्टिंग किया गया था। ये भी 22 जनवरी को ही किया था। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे राम मंदिर के? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 161 फीट हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन इसका नाम बता देते हैं। अयोध्या धाम का नया नाम क्या हो गया? अब अयोध्या जंक्शन का नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया है, ठीक ना। और एक बात, संविधान जो था नया पुराना संविधान का अब नया नाम क्या हो गया है? संविधान सदन हो गया। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि हाँ, ये अब इसके वास्तुकार जो कि कितना बार पूछे हुए क्वेश्चन है कि ये बिमल पटेल इसके वास्तुकार हो जाएंगे नए संसद भवन के। इसके बाद बताइएगा कि इसमें सीटों की चर्चा अगर कीजिएगा तो 384 सीट किसका हो जाएगा? राज्यसभा का। लोकसभा का सीट कितना है? 888। याद रखिएगा 888। लोकसभा का सीट कितना है उसमें? नया संविधान सदन में 3 को 8 हो जाएगा जो कि 888 हो जाएगा। और उसमें राज्यसभा का सीट कितना हो जाएगा? 384। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1272, 76 नहीं 1272 हो जाएगा। उसके बाद दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सुन लीजिए, आपसे ये पूछे थे कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये हरियाणा द्वारा किया ही गया है, लेकिन आपको यूपी के मिर्जापुर से किसको आपको बनाया गया है? ये पिंकी को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गोल मेले कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बताइए कदियाल साड़ी का जीआई टैग किसे दिया गया है? ये आपको पश्चिम बंगाल को जो कदियाल साड़ी का जीआई टैग जो ये दिया गया है। उसके बाद ये बता दीजिएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है? भारत और यूएई के बीच जो डेजर्ट साइक्लोन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो ये क्लास को आज यहीं स्टॉप कर रहे हैं। बाकी इसके बाद अभी टेस्ट भी चलेगा, जो कि टेस्ट चलने का उसका पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप लोग उस टेस्ट को पीडीएफ के रूप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है यहाँ डेली टेस्ट चलता है। और अगर आप लोग उस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। और ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी आपको जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये रोज़ ही बोलते हैं, अब सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। और एक साझी विरासत के तहत जो है, सोची समझी हुई प्लानिंग के तहत जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और बाकी कल का होमवर्क जो है वो कुछ उसमें मेंशन किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है आपको भारत का भूगोल भी खत्म हो गया है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम जो था वो भी खत्म हो गया है। आपको महेश बनवाल जो सार संग्रह उससे और आपको लूसेंट बुक के माध्यम से दोनों चीज़ को वो खत्म कर दिया गया है। इसके बाद जो इसमें कुछ अपडेट करके होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप पढ़ के आइएगा। और बाकी यह क्लास आपको इससे मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और इसको दूसरे साथी से भी करवाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।